नमस्कार, मैं हूँ रेखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान की खूबसूरत सी प्यारी सी नई सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की दिक्कतें हो, लेकिन हमारे हिम्मत और हमारे हौसले के सामने वो घुटने टेक ही देती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी के किसी भी पथ पे, ज़िंदगी के किसी भी राह में हिम्मत और हौसले का साथ नहीं छोड़िए। क्योंकि जब आपके अंदर हिम्मत होगा, जब आपके अंदर हौसला होगा, तो किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी तरह की परेशानी हो, लेकिन वो आपके आगे घुटने टेकेगी और सफलता अंततः आपको ही मिलेगी। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि हर सुबह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तभी तो ज़िंदगी मुस्कुराएगी। जी हाँ, हर सुबह कार्यक्रम बिहार बयान में हम आपको महापुरुषों द्वारा बताई गई चंद बातें, लेकिन अनमोल बातें बताने की कोशिश करते हैं, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, अपनी सोच को विस्तार दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित है, सबसे पहले परिचय करवाती हूँ। आप है सतनजीव कुमार झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतनजीव जी। आप मास्टर ट्रेनर है खेलो इंडिया से। ऐसे तो जब करियर बनाने की बात होती है तो कई ऐसे लोग हैं जो चुनते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं मेडिकल में जाऊं। कई ऐसे लोग चुनते हैं कि मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाऊं, या कई ऐसे लोग हैं जो चुनते हैं कि मैं किसी भी सरकारी सेवा में जाऊं जहां पर मेरी नौकरी जो है वो पक्की हो जाए। लेकिन खेल के क्षेत्र में करियर आपने बनाया है, लोगों को, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं खेल के लिए। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके विषय में करना चाहूँगी। जानना चाहूँगी कहाँ से संबंध रखते हैं, किस तरीके से आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, बेसिकली मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का निवासी हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है वास्तविकता में अगर देखी जाए तो मैं वेस्ट बंगाल में मेरे पापा सर्विस कर रहे थे और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का निवासी हूँ और पढ़ाई लिखाई में मेरी रुचि जो है अव्वल दर्जे पर नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो है वो खेल के क्षेत्र में मेरे को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। आज हम सम्मान देते हैं एक बड़े लेवल पर, एक डॉक्टर्स को बड़े लेवल पर एक सम्मान देते हैं, एक आईएएस को बड़े लेवल पर एक सम्मान देते हैं, आईपीएस को। मैं जानता हूँ कि जब वो पढ़ते हैं तो एक बड़े लेवल पर जो है पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन खेल का जो क्षेत्र होता है वहाँ भी अगर आप देखें तो खेल से भी जो है आप बहुत आगे जा सकते हैं। खेल से अपने शरीर का स्वस्थ विकास कर सकते हैं, ये भी एक माध्यम होता है। और मैं आपको बताऊं कि पांचों उंगलियां एक समान होती नहीं है। तो जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो डॉक्टर की फैकल्टीज़ पे जाते हैं, जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं वो इंजीनियर्स की फैकल्टीज़ में जाते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं वो आईएएस की फैकल्टीज़ में जाते हैं। और मेरा अपना तथ्य रहा कि मुझे खिलाड़ी बनना है तो मैं खिलाड़ी के तथ्य की ओर आगे बढ़ा। वास्तविकता में खेल के तथ्य पर मेरा स्पेशलाइजेशन एथलेटिक्स और क्रिकेट रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई भी, प्लेटफॉर्म भी मुझे मिला, लेकिन कुछ कुछ ऐसी परेशानियां आई जो मैं अव्वल दर्जे पर ऊपर में खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो इस कंडीशन पर मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि करना क्या है। जब कोई रास्ता अगर भगवान देते हैं तो कहीं ना कहीं सभी के लिए सोचा जाता है। और मैंने सोचा कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं सोचता हूँ कि मैं बिहार के बच्चों के लिए, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए कुछ करूँ। और मैंने फिर ये स्कीम पकड़ा, मैंने ये खेलो इंडिया का वर्क रखा और आज आप लोगों के बीच रूबरू हो रहा हूँ। जी, यदि हम बात करें आपकी, तो आपने बताया कि क्रिकेट में आपकी रुचि रही, एथलेटिक्स में आपकी रुचि रही है। यदि खिलाड़ी बनने की बात यदि हम करें तो आपने ऐसा कुछ प्रॉपर, आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे खिलाड़ी ही बनना है? क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के क्षेत्र में जाते हैं वो एक खिलाड़ी का दौर ख़त्म होने के बाद की भूमिका होती है जब आप ट्रेनर बनते हैं। तो क्या खिलाड़ी बनना है, इसके पीछे आपकी मंशा नहीं रही? मैम, खिलाड़ी बनना मेरी मंशा रही, बिल्कुल मेरी मंशा रही। और जब आदमी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा मैम कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मायूस हो जाते हैं कि भाई मैं वर्क कर रहा था, मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलने पर उनको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ते होते हैं। मैंने भी पकड़ा, मुझे भी लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि लोग मुझे जो है वो देखें, मुझे लोग जाने।
तो मैंने देखा कि मैं एक अकेला प्लेयर तो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या रास्ता चुनूँ जो पूरे भारतवर्ष के बच्चे जो हैं वो आपके देश का नाम रोशन कर पाए। इसलिए मैंने खेलो इंडिया को पकड़ा, क्योंकि खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ज़मीनी स्तर से बच्चों को खोज करके बड़े लेवल पर प्लेटफॉर्म दे रही है। तो मैंने ये देखा कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, ये सरकार की एक बहुत बड़ा मंशा है और सरकार जो है बहुत बढ़ चढ़ करके खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वर्क कर रही है। तो इसलिए मैंने देखा कि क्रिकेट में परफॉर्म ना करने के बावजूद मुझे जो है अच्छा वर्क नहीं मिल पा रहा था, एथलेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो है वर्क नहीं हो पा रहा था, मेरे से कुछ हाथ पैरों में इंजरीज़ हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर इंजरीज़ मेरे साथ हुई है तो लगता है कि मैं वर्क अब नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन पर मुझे लगा कि मुझे अपनी पैरों की स्थितियों को देखते हुए मुझे बिहार के, झारखंड के, यूपी के बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो आज मैं ये लक्ष्य लेकर के पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में उतरा हूँ कि बच्चों को खिलाऊं, बच्चों को बताऊं कैसे खेल का सर्वांगीण विकास होगा, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच रूबरू करूँगा। जी, यानी कि आपका हौसला बहुत मजबूत था, क्योंकि समस्या भी आपके सामने आई। शारीरिक समस्या जब होती है तो वो कहीं ना कहीं मन को तोड़ देती है, इंसान मन से थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन उसने भी आपको हतोत्साहित नहीं होने दिया। आपने अपने मन को बनाए रखा, हौसला बनाए रखा और खेल के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते चले गए। चूँकि आप मास्टर ट्रेनर हैं, खेलो इंडिया से हैं, इस संस्थान के विषय में हम बाद में जानेंगे, लेकिन एक ये जानने की इच्छा मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी इस बात को जान पाए, जो मास्टर ट्रेनर होते हैं, बेसिकली आप हैं, ट्रेनिंग देते हैं, व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग देते हैं, आपकी भूमिका के विषय में जानना चाहूँगी। मास्टर ट्रेनर होते क्या है, इनकी कार्यशैली क्या होती है, इनकी भूमिका क्या होती है खेल के प्रति? सबसे पहले तो मैं बता दूं मैम कि मास्टर ट्रेनर्स इट मीन्स कि परिपक्वता, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कि किसी एक गेम का एक स्पेशलाइजेशन होता है किसी गेम पर। तो जैसा कि हमने जो स्पेशलाइजेशन रखा है वो सारे गेम पर आप लोगों के आशीर्वाद से है, क्योंकि जहाँ हमने खेला है, जिस संस्थान से मैंने पढ़ा है, तो वहाँ हम लोगों को शिक्षा के स्तर पर खेल की सारी जानकारियाँ प्राप्त होती थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे व्यक्ति का आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बीपीएड करता है, कोई एमपीएड करता है, तो किसी एक स्पेशलाइजेशन को लेकर के चूज़ करता है। चाहे वो बंदा पढ़ना चाह रहा है तो किसी एक स्पेशलाइजेशन को लेकर के पढ़ता है। कोई अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है तो बायो स्कीम पे जाता है, कोई अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो वो अलग स्कीम पर जाता है। तो वैसे ही मैंने खेल के स्तर पर जो है ये जो वर्क किया, तो मुझे लगा कि इस हिसाब से मुझे वर्क करना चाहिए। जी, तो जब आप फील्ड में होते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, या फिर ग्राउंड के बाहर आप जो यूथ हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं? अब मैम सबसे पहले तो मैं जाता हूं तो ज़मीनी स्तर पर कैसे हम वर्क करेंगे ये लोगों को पहले बताते हैं, क्योंकि है क्या कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अभी हम लोगों ने देखा है कि कमियां थी, लेकिन अभी भारत सरकार, बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आपके यहाँ बिहार में जो है डीजी सर हैं, इवन खेल मंत्री हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में जो पहला व्यापक स्तर होता है वो होता है आपका ग्राउंड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग सरकार की तरफ से पहला फोकस ग्राउंड पे कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो बच्चों का हम सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है भारत सरकार की तरफ से ग्राउंड के स्तर पर काम करना शुरू किया। दूसरा तथ्य हम लोगों ने अपने शारीरिक शिक्षकों के लिए लिया, क्योंकि बहुत सारे हमारे शारीरिक शिक्षक बहुत पुराने हैं। तो पुराने इन द सेंस की जो नई जानकारियाँ आती है, क्रिकेट में नए रूल्स आते हैं, हैंडबॉल में नए रूल्स आ जाते हैं, वॉलीबॉल में नए रूल्स आ जाते हैं, बास्केटबॉल में नए रूल्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जितने शारीरिक शिक्षक हैं उनको हम लोगों ने सबसे पहले प्रशिक्षण करवाना शुरू किया। जब वो जानेंगे तभी तो वो बच्चों को करवा पाएंगे। सही। इसके बाद तीसरा तथ्य हमने रखा खेल सामग्री पर, क्योंकि जब एक अच्छा क्वालिटी का इक्विपमेंट्स पूरे भारतवर्ष के बच्चों को मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारा भारत जो है और बिहार जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा कर सकेगा। तो सबसे पहले हमने खेल के स्ट्रक्चर्स पर बिहार के हर क्षेत्रों में, यूपी के हर क्षेत्रों में, भारत के हर क्षेत्रों में जो है वो खेल के लिए जो है वो खेल का ग्राउंड स्ट्रक्चर तैयार किया। जैसा कि अभी बिहार में जो है खेलो इंडिया के 33 सेंटर्स भी बन रहे हैं, आपको मैं बता दूं, और अपकमिंग जो है फिर 23 सेंटर्स बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। यानी टोटल जो है अप्रॉक्स नियर अबाउट देखे जाए तो 46 सेंटर्स आप लोगों को मिलेंगे और हर क्षेत्र का गेम होगा। कोई खो खो खेलना चाहता है, कोई एथलेटिक्स खेलना चाहता है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, तो सभी अपने अपने क्षेत्र में उस जगह पर बच्चे जा कर के जो है वो अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया है शारीरिक शिक्षकों का, जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हाल में अगस्त में हम लोग शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाएंगे, जो पहले भी हम लोगों ने कराया, 18 में करवाया, 19 में करवाया, 20 में करवाया, वो अब हम लोग अगस्त में करवाएंगे।
फिर उसके बाद नवंबर में कराएंगे। जब शिक्षक भी प्रशिक्षित हो जाएंगे, पूरे कैंप पे ट्रेनिंग लेंगे, तो ऑब्वियसली जब हम जानकारी रखेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को हम लोग जानकारी देंगे। नो डाउट कि हमारे सारे शिक्षक जो हैं वो पूरे ट्रेंड हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको हम लोग इस माध्यम से रख करके लोगों के बीच रूबरू होना चाहते हैं। तो हमारे मेनली टारगेट्स हैं कि हमारे सभी शिक्षकों को, ताकि और हमारे बच्चों को, साथ ही साथ हमारे जो अभिभावकों को हैं उनको सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर कर दूं। तो मकसद है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चों को कैसे हम लोग सर्वांगीण विकास करेंगे, ये है हमारे शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। अगर शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा तो ऑब्वियसली हर जगहों पर, हर स्कूलों में जो है वो प्रशिक्षण करवाएंगे, बच्चों को खिलवाएंगे। यही मकसद लेकर के हम लोगों के बीच आ रहे हैं। यानी कि जो भी शिक्षक होते हैं उन्हें समय समय पे किस तरीके से आगे बढ़ना है, बच्चों के बीच में जाना है, उन्हें अपडेट भी आप करते रहते हैं जी। वो चूँकि ट्रेंड होते हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें अपडेट करते हैं, चूँकि समय के साथ जो परिस्थिति बदल रही है उस परिस्थिति से जो बच्चे हैं वो रूबरू हो सके। यदि हम बात करें खेलो इंडिया संस्थान की, तो इसके विषय में मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से ये संस्थाएं काम करती है। और चूँकि जब हम खेल की बात करते हैं तो हर वर्ग इसमें आता है। यदि हम अंडर 14 की बात करें, अंडर 16 की बात करें, अंडर 20 की बात करें, तो क्या आप हर स्तर पर जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, या क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है खेलो इंडिया के माध्यम से ताकि बच्चा भी ना छूटे और युवा भी ना छूटे? मैम, अभी खेलो इंडिया का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि ये 2018 से पूरे भारतवर्ष में जो है इसका आगाज़ हो चुका है। और इस पे जो है जो मेनली इवेंट्स जो हैं अभी हम लोग जो करवा रहे हैं बच्चों के लिए, वो टोटल 18 गेम्स हैं। 18 गेम लेकर के खेलो इंडिया लेकर के आई है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो भी हमारे अभिभावकगण सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़मीनी स्तर से बच्चों को निकाल करके डायरेक्ट टू प्लेटफॉर्म इंडिया लेवल। आपके बिहार के ही बात करूं मैं, एक सुदामा यादव जो कि खेलो इंडिया रिप्रेजेंटेटर रहा है, और उस बच्चे ने खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है वो मेडल प्राप्त किया। उसके उपरांत ही उस बच्चे को जो है इंडिया हांगकांग टीम के लिए जो है वो चयन किया गया था। ऑब्वियसली वो बच्चा वहाँ इंजरी हो गई, तो खेलो इंडिया वो प्लेटफॉर्म है। आपको खेलो इंडिया के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं कि खेलो इंडिया में मेनली बच्चों को जो कैश अवार्ड दिया जाता है वो बहुत हाईली लेवल का होता है। अगर कोई गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, कोई सिल्वर मेडल प्राप्त करता है तो उसको 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, और कोई ब्रॉन्ज प्राप्त करता है तो उसको 2 लाख। साथ ही साथ अभी खेलो इंडिया पूरे भारतवर्ष में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोल रही है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब हो गया मैम, जैसे आपने नवोदय स्कूल का नाम सुना होगा, जैसा कि आपने सैनिक स्कूल का नाम सुना होगा, वैसे ही खेलो इंडिया जो है पूरे भारतवर्ष में अपने सेंटर्स खोल रही है, जहां बच्चों को शिक्षा के स्तर के साथ साथ खेल की भी पूरी जानकारियां मिलेगी, ताकि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जी, यानी कि लगभग आप हर वर्ग को टच कर रहे हैं ताकि बच्चे जाएं और एक बेहतर प्लेटफॉर्म उन्हें आप देने की कोशिश करते हैं इस संस्थान के माध्यम से। यदि हम अपने बिहार की बात करें तो क्या कुछ ऐसी संभावनाएं आपको दिखती हैं? यहाँ का यूथ हर कुछ करना चाहता है, उन्हें चाहता है कि हाँ वो चाहते हैं कि मैं बेहतर शिक्षा लूँ, और साथ ही खेल के प्रति तो यहाँ के बच्चों की रुचि होती ही होती है। तो यहाँ के बच्चों में खेल के प्रति कितना रुझान देख पाते हैं आप? ऑब्वियसली मैम, अभी जो मैं बिहार का रुझान जो देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। जिस बिहार को हम लोग खेल के क्षेत्र में बहुत पीछे देखते थे, मैं धन्यवाद दूंगा डीजी सर को, मैं धन्यवाद दूंगा बिहार सरकार को कि उन्होंने खेल के प्रति जो है नई नई स्कीम लाई। बिहार सरकार इतनी सारी बच्चों को स्कीम दे रही है। इट मीन्स जो बच्चा अगर इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करता है तो उनको राशि जो दी जाती है वो अच्छी खासी राशि दी जाती है। दूसरी बात है कि जो बच्चा नेशनल खेल रहा है, जो बच्चा आपका डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, जो बच्चा स्टेट खेल रहा है, तो बिहार सरकार जो है वो पूरी तरीके से बच्चों को एक राशि दे करके, साथ ही साथ इक्विपमेंट्स की सारी सुविधा दे करके बच्चों को आगे ला रही है। तो मैं बिहार में जो हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ही खुश हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर जिलों में मैं जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, खेल के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है योगदान देता हूँ। तो मुझे नज़र आ रहा है कि खेल के क्षेत्र में जो है वो अभिभावक भी जागरूक हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमें अभिभावक को जागरूक करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में मैं अभिभावकों से एक अनुरोध करूंगा कि अब भारत सरकार की एक मंशा है और बिहार सरकार की भी मंशा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। यानी सरकार भी बहुत बढ़ चढ़ करके बिहार सरकार जो है वो खेल के क्षेत्र में बच्चों को लाना चाह रही है, और इवन बिहार सरकार भी जो है हर जगह पर खेल के मिनी सेंटर्स भी तैयार कर रहे हैं। यानी वे भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चों को सर्वांगीण विकास हो और बच्चे फिर आगे अपना कैरियर बनाएं।
लोगों के मन में होता है या बच्चों के मन में होता है कि मैं क्रिकेट के क्षेत्र में जाऊं, या क्रिकेट एक होता है कि मैं इस चीज़ को देखता आया हूं इसलिए मुझे क्रिकेट खेलना है, और कौन कौन से ऐसे गेम हैं, कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें बच्चे करियर बना सकते हैं, जिसमें जाके वो अपनी शारीरिक जो क्षमता होती है उसका वो विकास कर सकते हैं? देखिए मैम, मैं पर्टिकुलर जो है यहाँ बिहार की जो स्थिति देख रहा हूँ, अभी बच्चे हमारे सभी गेमों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अभी रग्बी गेम की बात करूँ अगर अपने बिहार की, तो बहुत अव्वल दर्जे पर हमारा जो है बिहार बहुत आगे जा रहा है। कई बच्चे और बच्चियाँ जो हैं हमारी बिहार से इंडिया खेल रही है, बहुत गर्व की बात है। और दूसरी बात करूँ तो बैडमिंटन में भी हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार के बच्चे एवं बच्चियाँ। और तीसरे गेम की अगर बात करें तो हम एथलेटिक्स की बात करते हैं, जो अपने बिहार से बहुत अभी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे और बच्चियाँ। तो अभी मेनली बिहार में इम्प्लीमेंट सारे गेम हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया है इस बिहार में, तो रग्बी को मैंने देखा है, कबड्डी को मैंने देखा है, एथलेटिक्स को मैंने देखा है, और बैडमिंटन में भी बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह मैम एक बार में आपको मैं बता दूं कि नहीं, सारे गेम में बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बच्चे नो डाउट खेल रहे हैं सभी जगहों पर, लेकिन जो अभी रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ बिहार के हर कोने में जाकर के, तो ये सारे गेम्स बच्चे अच्छे कर रहे हैं। एक गेम और भी है जो स्कूलों में बहुत अच्छा चल रहा है, वो है खो खो। मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह देख रहा हूँ, तो खो खो की भी चर्चा हम लोगों के बीच में करना चाहते हैं कि ये 4-5 गेम जो भी मैंने बताया है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट बिहार में दे रहा है। और अपकमिंग जैसा कि मैं बास्केटबॉल देख रहा हूँ, जैसा कि मैं वॉलीबॉल देख रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं, और थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बच्चे वहाँ भी अच्छा करेंगे। जी, यदि हम एथलेटिक्स की बात करें तो उसके प्रति बच्चों का रुझान है? जी मैम, बिल्कुल एथलेटिक्स में बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि जैसा कि अभी एक बच्चों को एक कैरियर के क्षेत्र में तो ये माध्यम दे ही रहा है, दूसरा क्या है कि हर जगह बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी ये मदद देता है एथलेटिक्स। आप एक चीज़ देखिए कि जब बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो भी लोगों को एक साधन दिया जाता है कि आपको डॉक्टर साहब अगर कोई माध्यम देते हैं कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम है तो आप वॉकिंग कीजिए, तो आप देखिए कि वो वॉकिंग भी एथलेटिक्स का पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जो हमारे बच्चे कैरियर देखते हैं कि नहीं, मैं एथलेटिक्स के क्षेत्र में आता हूँ, अगर नहीं कर पाऊंगा वहाँ तो मैं फिर दूसरे लाइन को पकड़ूंगा, इसलिए लोग ज़्यादा एथलेटिक्स को फोकस करते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या पूरे भारतवर्ष में करते हैं। जी, जब खेल की बात होती है सत्यजीव जी, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, यदि हम लड़कों की बात करें विशेषकर, तो उनकी रुचि होती है कि नहीं मुझे पढ़ना भी है और साथ में खेलना भी है। अभिभावक भी इस चीज़ को मान लेते हैं। समय बदला है, अब तो अभिभावक की सोच भी बदली है, स्वतः ही बच्चों को आने देते हैं। यदि हम लड़कियों की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो उनमें कितना रुझान देखते हैं आप खेल को लेकर? सबसे पहले तो मैं बता दूं मैम कि जो मेनली अभिभावकगण से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि बिहार सरकार भी अभी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक प्रॉब्लम थी कई बार बच्चियों और बच्चियों के साथ में, एक प्रॉब्लम है वुमेन कोचेस की, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जो है वो प्रॉब्लम फेसिंग करती है ड्यू टू जेंट्स कोचेस से, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो शेयर नहीं कर पाती जेंट्स कोचेस को। तो जैसा कि मैंने ये रखा था सरकार के पास भी कि कम से कम वुमेन कोचेस हो, और सरकार बिल्कुल इस पर काम कर रही है। मैं भी बात करूं भारत सरकार की, तो भारत सरकार भी वुमेन कोचेस पर फोकस कर रही है। इवन बिहार सरकार भी वुमेन कोचेस पे फोकस कर रही है ताकि वुमेन कोचेस हो। और लड़कियां खेल के क्षेत्र में नहीं आने का सबसे बड़ा एक रीज़न हो जाता है नकारात्मक भाव, जो हमारे अभी बिहार में बिल्कुल नहीं है। पहले ये चीज़ देखा जाता था कि खेलेगी तो बच्ची खराब हो जाएगी, खेलने से क्या मिलना है, लेकिन अब नहीं है। अब हमारे अभिभावक भी जागरूक हो चुके हैं। अभिभावक भी समझते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और अभिभावक भी जो है, समस्तीपुर की बात कर रहा हूँ, अभी 2 दिन आगे ही हमने ट्रायल लिया है। मैं जो देखा मैंने उसमें हमारे अभिभावक जो बच्चियों को पहले कह देते कि खेलने से कुछ नहीं मिलना है, वो लाइन कतारबद्ध होकर के बच्चियों को लेकर के हज़ारों की संख्या में बच्चियाँ आई हैं मैम। तो बदल रहा है हमारा बिहार, और खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा हमारा बिहार मैम। जी, इस सोच के तहत यदि आप काम कर रहे हैं तो ज़रूर बढ़ेगा। और जब ख़ास बात ये है कि जब बच्चियां भी आगे बढ़ती हैं तो उनमें भी एक क्रेज़ तो होता ही है। जाहिर सी बात है, जब आप खेल में जाते हैं, जब आप एथलेटिक्स की तरफ आपका रुझान होता है, तो लड़का क्या और लड़की क्या, समानता होती है। और ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही, यदि महिला कोचेस हो जाती है, ट्रेनर हो जाती है, तो महिलाओं की बहुत सारी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि हम बात करें, चूँकि जब हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो कई ऐसी कक्षाएं चलती हैं जहाँ पे बच्चों को बोला जाता है कि नहीं, आपको खेल की एक कक्षा करनी ही करनी है। विगत कुछ दिनों की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ भी विद्यालयों में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है, क्या कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं इस बिहार बिहान के कार्यक्रम को धन्यवाद दूंगा कि आज ये जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस मुद्दे पर सबसे पहले तो भारत सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि जिस तरीके से
विभिन्न विषयों की जो पढ़ाई होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब हिंदी की पढ़ाई होती है या साइंस की पढ़ाई होती है या जब एसएसटी की पढ़ाई होती है या फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है, तो एक शिक्षक जो पूरे हफ्ते में आकर के एवरीडे क्लासेस करते हैं, लेकिन जब एक शारीरिक शिक्षक होगा, जो एक फिजिकल टीचर होगा, हफ्ता में अगर एक क्लास लेगा तो मैम दोनों में डिफरेंट आ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब पूरे साल भर का एनालिसिस होगा, चाहे वो साइंस हो जाए, चाहे वो एसएसटी हो जाए, चाहे वो आपका फिजिक्स हो जाए, तो उनके तकरीबन जो है 150 से 200 क्लासेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि उस टीचर्स को पता होता है कि दिस वन इज़ द गुड, दिस वन इज़ द एवरेज, दिस वन इज़ द पुअर। कहने का मतलब इस टीचर को पता होता है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये मध्यम है, ये एकदम कमज़ोर है। तो खेल के क्षेत्र में भी अब सरकार जो है इस पे फोकस करवा रही है, क्योंकि एक हफ्ता में एक क्लास होगा, 4 हफ्ते में 4 क्लास होगा, और पूरे अगर साल भर में अगर 48 क्लास भी होते हैं तो मैं धोनी नहीं बना सकता हूँ। आप समझ लीजिए मैं क्या बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा फोकस है कि सरकार का भी फोकस है कि रेगुलर क्लासेस जिस तरीके से विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है, वैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो खेल को भी एक विशेष प्रावधान दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कई लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है तो अपकमिंग 24 में जो है ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात है, थोड़ा सा समय लगेगा। कोई भी चीज़ आता है तो तुरंत नहीं होता है। जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो 25 तक में जो है ये संभावित खेल भी एक विशेष सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा आप हिंदी को देखते हैं, मैथ्स को देखते हैं, वैसे ही खेल एक विशेष सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो स्कीम पे आप चाह रही हैं कि एवरीडे क्लासेस हो, वो भी आपको ज़मीनी स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। जी, क्योंकि जब बच्चे घर पे जाते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उनके अपने भी काम होते हैं, उन्हें स्कूल के भी काम करने होते हैं। ऐसे में यदि सही बात है, खेलने की सुविधा उनको यदि विद्यालयों के अंदर मिल जाती है, दोस्तों के ग्रुप के अंदर मिल जाती है, तो उनका विकास तो संभव है। क्योंकि जब आप घर पे आते हैं तो आपको एक टीम बनानी है, आपको एक ग्रुप बनाना है, तब जाकर आप उन लोगों के बीच में खेलते हैं, ताकि आपकी शारीरिक क्षमता का विकास हो। विद्यालय में आपके दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, तो आपको अलग से उसके लिए समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम बातचीत करें कुछ ऐसी योजनाओं का जो सरकार दे रही है खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, तो किन योजनाओं का जिक्र करना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो बता दूं कि अभी अपने बिहार सरकार जो है वो बहुत बड़ी योजना दे रही है। बड़ी योजना के अंदर में मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी बिहार में एक तरंग प्रतियोगिता होती है, बिहार में एक दक्ष प्रतियोगिता हो रही है, और तरंग के माध्यम से जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं या दक्ष के माध्यम से जो बच्चा अच्छा करते हैं, सरकार उनको जो है एक इनाम राशि देती है, उस बच्चे को इनाम राशि देती है। अब क्या है कि जिस बच्चे का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की सारी फैसिलिटीज़ नहीं कर पाती थी, वो चीज़ें सरकार वहन करने का एक माध्यम बना दी है। तो सरकार की तरफ से ये भी फोकस हो रहा है। दूसरा है केंद्र की तरफ से खेलो इंडिया भी प्रावधान दे रही है। खेलो इंडिया का प्रावधान क्या है कि अगर आप गोल्ड मेडल हो जाते हो या सिल्वर मेडलिस्ट हो जाते हो या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो जाते हो, तो आपको सरकार की तरफ से जो है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख का आपको जो है राशि दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सरकार की तरफ से जो है एक आपका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में भी जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, अभी बहुत सारे जगहों पर भारत सरकार जो है वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रही है। बिहार में भी आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगे, जो कि गोपनीय है, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पर खुल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनेंगे, तो जो बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है अपना कैरियर देखते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, चूँकि आप जिस संस्थान से जुड़े हैं पूरे भारत में लोगों के लिए काम कर रही है, खिलाड़ियों के लिए काम करती है। यदि हम जिला अपने बिहार की बात करें, जिला स्तर पर यदि हम बात करें, तो किस तरीके से आप खिलाड़ियों का चयन करते हैं, किस तरीके से बच्चों का चयन करते हैं और उन्हें आगे लेकर जाते हैं? क्योंकि जिलावार काम करेंगे तभी तो लगेगा कि हाँ, कोई भी वर्ग नहीं छूटा है, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए कि मुझे हर जिले को टच करना है, हर जिले से खिलाड़ियों को उठाना है। तो ये सिलेक्शन आप कैसे कर पाते हैं? मैम अभी मैं खेलो इंडिया के स्कीम पर एक दो चीज़ों को मैंने देखा है कि किसी भी बच्चे का, कई बार बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो अभी हम लोग जो है बच्चों का बैटरी टेस्ट लेते हैं। अच्छा, बच्चों के बैटरी टेस्ट के आधार पर ही बच्चों का हम सारा आकलन कर पाएंगे। और इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग जो हैं जितने भी बच्चे हैं उनके कैंप लगवा रहे हैं, क्योंकि अब जो है 2023 के बाद 2024 से हम लोग बच्चों के कैंप लगवा रहे हैं। किस बच्चे का कहाँ क्या रुझान, ये कहा नहीं जा सकता है। मैं आपको हाल की ही बात बताऊं कि एक बच्ची को मैं अभी देख रहा था कि वो बोल रही थी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ सर, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन आप विश्वास करें मैम, वो बच्ची क्रिकेट पे जो है अच्छा नहीं वर्क करके वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर गई। आज बिहार में वो आगे बढ़ रही है, नाम नहीं बताऊँगा। जो बच्ची बहुत आगे जाएगी तो आपको पता चलेगा, ऑब्वियसली वो बोलेगी भी मुझे। तो पहला क्या है कि बच्चों को हम लोग बैटरी टेस्ट ले रहे हैं, इन द सेंस कि बच्चों को पहले हम लोग ट्रायल ले रहे हैं।
छोटे लेवल से बच्चों को निखार रहे हैं, एकदम छोटे लेवल से नर्चर बच्चों को ले रहे हैं, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 से ले रहे हैं बच्चों को। नर्चर पहले 4 को बच्चों को लेंगे, 5 को लेंगे, 6 के लेंगे, 7 को। तो बच्चों को लेने के बाद ऑब्वियसली बच्चा है 4 का तो ऑब्वियसली आपके पास आएगा तो बोलेगा सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं हैंडबॉल खेलता हूँ। बच्चे का अपना रुझान है, लेकिन टेस्ट के आधार पर हम लोग उसका आकलन करते हैं। और टेस्ट जब लेते हैं तो हमें आपको पता है कि जब आप जिस तरीके से आप हम लोगों को बुलाते हैं और यहाँ पर क्या पूछना है, क्या आपको ये करना होता है, उसी आधार पर हम लोगों को भी आकलन करना आता है। और उस आधार पर हम लोग बच्चों का चयन करके बच्चों को टेस्ट लेते हैं और उसके बाद बच्चों का जिस गेम में रुचि है, अगर उस गेम में वो आगे अच्छा कर पा रहा है तो वहाँ देते हैं, नहीं तो हम लोगों को जो लगता है कि नहीं ये इस गेम में अच्छा कर सकता है वहाँ फोकस कराते हैं और बिल्कुल फिर वो बच्चा उस गेम से आगे बढ़ जाता है। जी संजीव जी, चूँकि जब बच्चे आपके पास आते हैं आप चयन करते हैं उनका, इसके प्रचार प्रसार की यदि हम बात करें ताकि हर कोने कोने तक पहुंच जाए कि हाँ खेलो इंडिया के द्वारा चयन होना है या बच्चों का चयन होना है जो खेल के में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ कर पाते हैं आप? मैम प्रचार प्रसार के लिए तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे घर से लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि मेरा जो पोजीशंस रहा है, मैंने अपने पैरों को देखा, अपने हाथों को देखा है कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं खेल पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं सोचता हूँ कि अब तो मैं नहीं कर पाया तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे देश के भविष्य हैं, उनके लिए करूँ। और उनके लिए जो कर रहा हूँ तो कभी भी मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। परेशानियाँ मुझे बहुत मिलती है, आज भी मुझे प्रताड़ित किया जाता है, आज भी मैं परेशान होता हूँ, लेकिन एक कहावत है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और प्रतिद्वंदी भी होते हैं, नो डाउट प्रतिद्वंदी भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ, लेकिन जब आप काम अच्छा करेंगे तो प्रतिद्वंदी भी मिलेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बड़े एंजॉय के साथ, बड़े अच्छी भावनाओं के साथ, क्योंकि 18 से जब मैंने जो स्कीम लेकर के चला उस समय खेल की स्थिति बिहार में जो देखी गई थी अच्छी कंडीशंस पे नहीं थी, लेकिन जिस कंडीशंस को आज हम 23 में और 22 में देख रहे हैं कि हमारा बिहार टॉप 5 में आ रहा है, तो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि नहीं मैंने जो किया, मैंने जो सपना रखा वो हमारे बिहार सरकार भी बढ़ चढ़ करके काम कर रही है और मैं भी जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जी, मैं से केवल यदि तात्पर्य हमारा हो जाता है, क्योंकि मैं एक सिंगल वर्ड है जिसमें आप होते हैं या मैं हूँ, लेकिन जब हम की बात करते हैं तो पूरा वो ग्रुप आता है, पूरा समूह आता है जिसके लिए मैंने काम किया है, जिसके लिए आपने काम किया है। और जब हम टीम बनकर आगे निकलती है तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित हो जाती है। और आपके मुझे लगता है कि मार्गदर्शन में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आपका नाम लेते होंगे कि हाँ इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है। बतौर मास्टर ट्रेनर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने को मिला है? अभी तक के जीवन अनुभव के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जीवन अनुभव के बारे में मैं बताऊं कि एक्चुअल में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि परेशानी हर कुछ होती है, परेशानियों से मुझे भागना नहीं है, बच्चों को भी नहीं भागना है, बच्चे को भी नहीं भागना है। बच्चे अगर भागेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो डाउनफॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे जो है वो खेल के क्षेत्र में जो अपना भविष्य देख रहे हैं उसको देखें। और दूसरी बात है कि खेल का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हम और आप जो है पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलेंगे। कई बार हमारे बच्चे जो है हतोत्साहित हो जाते हैं कि अरे यार मैं डाउनफॉल जा रहा हूँ, मैं डाउनफॉल जा रहा हूँ। नहीं, आप डाउनफॉल नहीं जा रहे हो, आप पॉजिटिव लेके चलो। आप पॉजिटिव लेके चलोगे ना तो बिल्कुल बहुत आगे जा सकते हो। खेल वो माध्यम है, मैं आपको बता दूं कि हम आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि खेल वो माध्यम है कि याद रखें स्पोर्ट्स जो होता है वो लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, आपको रिफ्रेश करना सिखाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो हम आपको बता रहे हैं उससे बच्चे जो है सर्वांगीण विकास की ओर नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ेंगे। और हमारा बिहार हमारी सरकार जो है वो खेल के क्षेत्र में बच्चों को आगे करवा रही है काम। जी, चूँकि आपने बताया था कि हर उम्र के बच्चे को आप लेते हैं, हर कक्षा से बच्चों को लेते हैं, तो जब आप उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, ऐसा बच्चा जो पीछे छूट रहा है, ऐसा बच्चा जो छूट चुका है, उन्हें उनका मनोबल किस तरीके से आप बढ़ा पाते हैं? क्या कुछ परिस्थितियाँ आप उसे हैंडल करते हैं? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चे जो हतोत्साहित हो जाते हैं कि नहीं अब मैं क्या करूं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो कि मैं अपना भी एग्जांपल देता हूं कि बेटा देखो मैं भी तो परेशानियां झेला हूं, ऐसी बात नहीं कि परेशानियां मैं नहीं झेला हूं, लेकिन परेशानियों से हतोत्साहित नहीं होना है। परेशानियां जब आएगी तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा ही कोई मार्ग लेकर के आएगी और बच्चे फिर उस चीज़ को समझते हैं और बच्चे फिर वर्क को करते हैं और आगे करेंगे। युवाओं को जागृत करती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं। यदि हम बातचीत करें खेल में रोजगार की, तो किस तरीके से संभावनाएं आप देखते हैं? हम खेल में भी बहुत सारे रोज़गार से हैं,
आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी बिहार सरकार ने जो है अपने खेल में जो है बच्चों को बहुत सारे रोज़गार दिए हैं। बैडमिंटन की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, एथलेटिक्स की, अभी हाल में ही बहुत मैंने देखा है कि अभी डीजी सर जो है लोगों को खेल के क्षेत्र में जो है खूब जॉब्स दे रहे हैं बिहार में। तो जो हमारे अभिभावक हैं वो खेल के क्षेत्र में बच्चों को भेजें, क्योंकि अभी बिहार में जो है, जो मैंने एनालिसिस देखा है, क्योंकि हाल में ही अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा भी है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इट मीन्स बच्चों को और अभिभावकों को ये समझाना पड़ेगा कि अब खेल के क्षेत्र में भी बच्चों को जो है वैकेंसीज बहुत सारी आ रही है, तो वो बच्चों को भेजें खेल के क्षेत्र में और बिहार का नाम रोशन करवाएं वो, और जॉब भी पाएँ। अच्छे लेवल के जॉब्स भी जो है वो बिहार सरकार दे रही है। जी, बतौर मास्टर ट्रेनर यदि हम आपकी बात करें, चूँकि आप 2018 से इस संस्थान से जुड़े हैं, जिला स्तर पर जाके काम करते हैं, बच्चों का चयन करते हैं, कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम है ये आपके लिए? कितनी बड़ी भूमिका होती है आपकी? मैम, सबसे बता दूं कि सबसे पहले कि मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ बिहार शिक्षा परियोजना को, क्योंकि ये जो कार्यक्रम का आगाज़ बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से हुआ, उस समय बड़ी लेवल के वरीय अधिकारियों का भी सहयोग मुझे आउटस्टैंडिंग मिला है। क्योंकि जब बिहार सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं उनका सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। और बिहार सरकार ने फुल्ली मुझे कोऑपरेट किया कि हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से जो भी खेल के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा उसमें खेलो इंडिया को उन्होंने विशेष योगदान दिया। और मैं बता दूं कि चुनौती बहुत सारी आई हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिली है, लेकिन एक कहावत होती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत चीज़ें हम लोगों ने देखा भी है, बहुत चीज़ें हम लोगों ने सुना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब प्रतिद्वंदी नहीं होंगे तो मज़ा कहाँ। तो दो चार लोग ऐसे मिल जाते थे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर सच्चे हैं, ईमानदार है, प्रतिष्ठित है, तो बिल्कुल दिखता है। और आज ज़मीनी स्तर पर लोगों को दिखता है। आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से या मेरे कई कंटेंट जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो, क्योंकि ये बंदा जो भी बता रहा है वो ऑथेंटिक है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के माध्यम से है, सारे मीडिया कर्मी के माध्यम से, क्योंकि खेल के क्षेत्र में आप सभी का योगदान भी सराहनीय है। क्योंकि जब तक आप लोग हम लोगों को बुलाते नहीं हैं तब तक हम लोग खेल के क्षेत्र में बच्चों को कैसे विकास करेंगे। इवन खेल का एक विकास का एक माध्यम मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के माध्यम से बहुत अच्छा रहा है कि वो भी अभी हर जगह पर अपना प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं। दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों अगर मिलकर के बिहार के हर क्षेत्र में खेल का सर्वांगीण विकास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है मैम। जब अपने बिहार की जनसंख्या अगर 12 करोड़ देखी जाती है और अगर बच्चे अगर मान लीजिए कि 2-3 करोड़ है, तो मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ जरूर बच्चे हमारे खेल पे आ जाएंगे। और फिर आप जो ये जॉब के लिए जो बता रही हैं मुझे, उसमें सबसे ज़्यादा जो जॉब्स के कैटेगरीज होंगे वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से मिलेंगे आपको। जी, ये एक अच्छी संभावनाएं हैं और ये सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है जब आपके बातों को विश्वसनीयता मिलती है, आपकी बातों को शेयर करते हैं लोग, आपकी बातों को रिवॉर्ड करते हैं, तो सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, सबसे बड़ा सम्मान यही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, चूँकि आप समय समय पे कैंप लगाते हैं, जिला स्तर पर जाते हैं, बच्चों का चयन करते हैं, बावजूद इसके कुछ बच्चे छूट जाते होंगे या उन्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ मुझे इस संस्थान से जुड़ना है या मुझे खेल के क्षेत्र में करियर बनाना है। यदि वो खेलो इंडिया से जुड़ना चाहे या आपसे मिलना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो किस तरीके से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ चैनल के माध्यम से जो है हर कोई अपना पर्सनल नंबर देना नहीं चाहता है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए हमेशा तत्पर हूँ जो हमारे बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बिहार के जो बिहार बिहान कार्यक्रम में जो है मेरा एक नंबर है, जो कि मैं विगत 4 सालों से इस खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए ही रखा हूँ। वो नंबर आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, 7033332201, 7033332201। इस पे अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो मेरे से शेयर कर सकते हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उनके लिए कार्य करूंगा। और विश्वास रखें कि आप अगर हम पे विश्वास रखते हैं तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको जो है उतना ही खड़ा उतरने का प्रयत्न करूंगा। जी, जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, बात करते हैं खेल की, तो एक मन में मानसिकता होती है कि जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो आपके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बोलता है, लेकिन आपको आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कई ऐसे बच्चे हैं जो अभिभावक नहीं भेजते हैं,
कि नहीं मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, मैं इतना भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा बच्चे का, तो वैसे बच्चों के लिए आपके यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, खेलो इंडिया में जो है एक भी पैसा नहीं लिया जाता बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया में जो है बच्चों के जो भी ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल होने के उपरांत बच्चों को रहना खाना पीना सारी व्यवस्था की जाती है। इवन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी पूरी दी जाती है, जब तक वो बच्चा रहेगा तब तक। और बिहार सरकार भी मैम कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार नहीं कर रही। बिहार सरकार ने तो बहुत ज़बरदस्त अभी कार्यक्रम किया है कि बच्चों के बहुत सारे टैलेंट हंट प्रोग्राम भी निकाल रहे हैं, और जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उन बच्चों को सरकार जो है वो बाहर भी भेज रही है। अभी बैडमिंटन में हाल में इन लोगों ने पुलेला गोपीचंद को बुलाया, और जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको गोपीचंद एकेडमी में भेज रहे हैं वो लोग। एथलेटिक्स में जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको डीजी सर जो हैं वो बाहर हरियाणा में कैंप करवा रहे हैं। जो बच्चा आपका वॉलीबॉल अच्छा कर रहा है उनको जो है बाहर कैंप करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी एक हाल में ही आपको बता दूं कि बिहार का स्तर इतना बेटर हो चुका है मैम कि अभी पूरी कबड्डी की इंडिया टीम जो होगी वो यहाँ पर आकर के कैंप कर रही है। यानी आप सोचिए कि स्तर पर अगर देखे जाए तो दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के बहुत अच्छा काम बिहार के लिए कर रही है मैम। जी, ऐसे बच्चे जो आपसे जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो क्या उन्हें किस तरीके से आप सपोर्ट कर पाते हैं? मैम, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फुल्ली मैं एक ही फोकस करता हूँ कि सबसे पहले तो कि आज जो मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ, तो पढ़े लिखे बिना कोई नहीं आ सकता। मैं भी पढ़ा हूँ तभी आया हूँ, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। लेकिन खेल का एक पार्ट, एक मेन एम बच्चा अगर बना लेता है कि मैं सिर्फ दिन भर खेलता रहूँगा, दिन भर खेलूँगा तो मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन जाऊँगा, नहीं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है, लेकिन खेल का एक टाइम होता है मैम, खेल के एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप मेनली बहुत ज़्यादा भी समय अगर उस पर बिता देते हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लर्निंग स्किल्स पे हो। बेटर स्किल्स है कि जब आपको समय मिलता है, जब आपको अवधि मिलता है, तो आप वहाँ पर परफॉर्म के लिए बहुत समय दो। जब आप बड़े लेवल पर पहुँच जाते हो, स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हो या नेशनल का प्रतिनिधित्व, तो उस समय आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको समय देना होता है। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो दोनों को लेकर के चलना होगा, क्योंकि बिना दोनों के पॉसिबल नहीं है कि हम बिहार का या भारत का नाम रोशन कर पाएँ। पढ़ेंगे नहीं तो हम फिर लोगों के बीच बोल कैसे पाएंगे। और दूसरी बात कि खेल के विकास के क्षेत्र में अगर बताऊं तो खेल के लिए अगर सुबह में वार्म अप की बात की जाए तो 3 घंटे, और सुबह व शाम को अगर 2 घंटे होते हैं तो 5 घंटे सफिशिएंट है बच्चों को स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए। बाकी समय पढ़ाई का भी बच जाता है आपको कि 6 घंटे आप पढ़ भी लो, तो ऑब्वियसली जो है बाकी 8 घंटे आपको सोने हैं। मैं 10 घंटे ही देता हूँ एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चा खेलेगा पढ़ाई करेगा तो थकेगा ज़्यादा। इस कंडीशन पर 10 घंटे ही रह लो तो भी बच्चा दोनों वर्क एक साथ कर सकता है। जी, चूँकि आप बचपन से खेलते आ रहे थे, उसके बाद आपने मास्टर ट्रेनर बनना तय किया, खेलो इंडिया से जुड़े 2018 में। इतने लंबे समय की हम बात करें तो कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसे चैलेंजेस है, कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी बातें जो हमेशा के लिए याद रह गई? नहीं मैम, सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजेस की बात अगर की जाए तो मैं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपको अभी एक हाल में ही कमेंट दिया कि परेशानियाँ मेरे साथ बहुत है, बहुत परेशानियाँ हैं। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे मुझे परेशानियाँ मिलती है, लेकिन नो कमेंट्स, उनका जवाब मेरा काम देता है। और मैं जब काम करता हूँ तो मुझे लोगों के बीच में जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, लेकिन आगे तब जाऊँगा जब हमारे बिहार के पूरे बच्चे जो हैं उस मार्ग पर खड़े उतर जाएंगे। और आज बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र पे, चाहे मैं बिहार की बात करूं, चाहे मैं झारखंड की बात करूं, जहां भी जा रहा हूं वहां 100% बच्चे जो हैं वो मेरे वर्क पर, सरकार के वर्क पर पूरी तरीके से तत्परता के साथ वहां आते हैं। अभी हाल में ही हमने बक्सर में कैंप लगवाया है, उसके बाद हमने जो है आपका कैमूर में कैंप लगाया है। और वहाँ जब बच्चों की संख्या दिखी तो 18 का सत्र मुझे आगाज़ हो गया कि मैंने जो सपना लेके चला था, मैं जो सपना लेकर के आगे बढ़ रहा था, वो अब दिन दूर नहीं है जब हमारे बिहार के बच्चे जो हैं एक अव्वल क्षेत्र पर अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे जिला के सभी जिलाधिकारी को, मैं धन्यवाद दूंगा सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को, मैं धन्यवाद दूंगा जिला के सभी डीएसओ को कि खेल के क्षेत्र में वो जो है बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, सत्यनजीव जी, चूँकि आपने बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि आज के यूथ के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते यही संदेश दूंगा कि सभी बच्चों को कि बेटा हतोत्साहित नहीं होना है। खेल में जिस तरीके से पढ़ाई में समय लगता है, किसी चीज़ को बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, तो मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि निजी संस्थान या प्राइवेट संस्थान, कोई भी संस्थान ये गारंटी नहीं लेता कि कोई भी बच्चा पढ़ लिख करके जरूरी नहीं कि आईएएस और आईपीएस बन जाएगा। वैसे ही खेल के क्षेत्र में जो है आप आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते रहो, अच्छा करोगे
अपने आप ऑटोमेटिकली आगे जाओगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं आपने की। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे सत्यनजीव कुमार झा से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, हम तक आप अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।